गुड इवनिंग। वेक्टर कैलकुलस के नेक्स्ट लेक्चर में आज हम लोग डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन क्या होता है, इसका डेरिवेशन और इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कैसे करते हैं ये हम सीखेंगे। जो आज भी जो मैं बताने जा रहा हूँ उसमें जब डाइवर्जेंस के क्वेश्चंस की बात करें तो वो मैथमेटिक्स के पेपर के लिए पर्याप्त है। अगर आप बीएससी में मैथमेटिक्स का पेपर करना हो आपको सॉल्व, तो आपको डाइवर्जेंस का मतलब डॉट प्रोडक्ट किसी डेल डॉट समथिंग वेक्टर फंक्शन आपके लिए पर्याप्त है। लेकिन एक्चुअल में ये होता क्या है और कैसे इसको हम कैलकुलेट करते हैं, अगर आपको ये जानना हो तो फिर आपके लिए ये फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी यूज़फुल हो जाता है और मुझे लगता है समझ भी तभी बनती है। तो हम लोग एक फंक्शन कैलकुलेट करते हैं किसी स्ट्रक्चर में। वो आपके पास फ्लक्स भी हो सकता है, कंप्रेसिबल फ्लूइड भी हो सकता है। प्लीज ध्यान दीजिए, फ्लूइड मीन्स व्हिच कैन फ्लो, जो बह सकता है, बहने का जिसमें गुण होता है फ्लूइड वो है। अब सॉलिड को छोड़ दीजिए, लिक्विड और गैस दोनों में ही बहने का गुण होता है, तो दोनों क्या हुए? फ्लूइड हुए। नॉर्मली फ्लूइड में हमारे दिमाग में पानी दिमाग में आता है, ठीक है, वो एक एग्जाम्पल है और कॉमन एग्जाम्पल है। लेकिन फ्लूइड मीन्स व्हिच कैन फ्लो, जो बह सकता है, तो वो दोनों के लिए सही है। हम लोग जो एक्सप्रेशन कैलकुलेट करेंगे वो गैसियस स्ट्रक्चर के लिए भी सही हो सकता है, लिक्विड के लिए भी सही हो सकता है। तो अगर आपको हम लोग शॉर्ट में इसको लिखते हैं डाइवर्जेंस ऑफ एफ कोई वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, तो अगर आपको निकालना है तो आज हम ऐसे निकालेंगे डेल डॉट। मैथमेटिक्स में तो बहुत आसान है कि इतना ही करना है। डेल आपको पता ही है, आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। एफ वेक्टर है तो इसके वेक्टर कंपोनेंट आई जे के में होंगे। आप इसे रखिए, डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करिए। ये तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। हम लोग थोड़ा सा फिजिकल उस पर जाते हैं। मैं कंप्रेसिबल फ्लूइड ले रहा हूँ फ्लूइड डायनामिक्स के हिसाब से। आप फ्लड्स के हिसाब से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का भी डेरिवेशन ले सकते हैं, बल्कि आप में से अधिकतर ने पढ़ा भी वही होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोई भी पढ़िए, एक्सप्रेशन फाइनल एक ही आएगा। हम कोई भी आर्बिट्ररी सरफेस ले सकते हैं और एक ऐसी सरफेस जो कुछ वॉल्यूम को कंटेन करती हो अपने अंदर। भाई जब करना ही है तो कुछ आसान सरफेस लीजिए जिसको कैलकुलेट करना आसान हो। रैंडम सरफेस ले लेंगे आप कोई भी। आपने कहा हम ऐसी सरफेस लेते हैं, ठीक है, लेकिन अब आपको उसका वॉल्यूम या सरफेस एरिया निकालना भारी पड़ेगा, तो फिर ऐसा लेते हैं जो कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा आसान भी पड़े और हम आसानी से कैलकुलेट कर सकें कि आखिर हम जो डाइवर्जेंस कह रहे हैं वो हो क्या रहा है। तो मैं उसे समझाने के लिए आपको एक आपके पास पैरेलल पाइप ले रहा हूं। इसे ओरिजिन मान लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ और इसे जी मान लेते हैं। इसकी जो साइड्स हैं, सपोज वो डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? तीनों का प्रोडक्ट। लेट अस कंसिडर a rectangular parallel pipe with sides डेल्टा एक्स और कैपिटल डेल्टा लिया हमने, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड।
तो वॉल्यूम हो गया तीनों का प्रोडक्ट, उसे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड जो सॉरी कंप्रेसिबल मान सकते हैं, फ्लूइड तो कंप्रेस किया जा सकता है इन जनरल। लेट अस assume a compressible fluid with velocity at एक पॉइंट मानो भाई कहीं पर, यहां से शुरू करते हैं। ये जो सरफेस है ना, देखिए OAFEO, ये जो बाउंड्री है मान लीजिए यहाँ पर जो आ रहा है, तो इस पॉइंट को कुछ मान लेते हैं हम लोग, N मान लें, ठीक। और सपोज यहाँ से जा रहा है, इसको MK मान लेते हैं, ठीक है। तो मैं N पॉइंट पर मानता हूँ। लेट अस एज्यूम अ कंप्रेसिबल फ्लूइड विद वेलोसिटी एट N B V। तो जो V होगा उसको आप ऐसे मानेंगे, V1I प्लस V2J प्लस V3K। वेलोसिटी के 3 कंपोनेंट होंगे, ठीक है। तो अब आप ये समझिए कि जो फ्लूइड है वो इस फेस पर वो 8 से मान लेते हैं, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से जा रहा है, तो 1 सेकेंड में इस फेस से कितना एंटर करेगा फ्लूइड? एंटर इन थ्रू द फेस OAFEO इन 1 सेकेंड कितना होगा? फ्लूइड एंटर करने का मतलब फ्लूइड का मास एंटर करने का मतलब वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। डेंसिटी मान लेते हैं यहां पर रो, वॉल्यूम कितना होगा? V2 इंटू डेल्टा H इंटू डेल्टा Z। इसे समझना जरूरी है। देखिए 8 सेकेंड में कोई भी ऑब्जेक्ट कितना चलता है? अपनी वेलोसिटी के बराबर। y डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है? V2। तो इस फेस से V2 दूरी पर जो पार्टिकल होगा वो भी 8 सेकेंड में अंदर पहुंच जाएगा या नहीं? आपके पास ये फेस है मेरा हाथ, और यहाँ पर इतनी दूरी पर अगर कोई पार्टिकल है और ये मेरे जहाँ नाखून है ये, यहाँ से मेरे हाथ तक की दूरी V2 है, तो 8 सेकेंड में ये पार्टिकल भी पहुंच जाएगा ना। तो अब आप सोचिए कि लंबाई कितनी हो गई जो फ्लूइड आ रहा है उसकी V2 के बराबर, क्योंकि V2 और उसके अंदर जितने हैं सारे अंदर घुस जाएंगे 8 सेकेंड में। चौड़ाई डेल्टा H है और ऊंचाई डेल्टा Z है, तो इसी शेप में आ रहा है ना। तो अब आप खुद सोचिए तो वॉल्यूम कितना होगा? V2 इंटू डेल्टा H इंटू डेल्टा Z। इस वॉल्यूम को अगर डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मास एंटरिंग हुआ या नहीं? उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। और देखिए मैं इसको कुछ फंक्शन मान लेता हूँ। सपोज दिस इज अ फंक्शन ऑफ XYZ। ये पोजीशन का फंक्शन होगा क्योंकि डिफरेंट पोजीशन में XYZ। तो अगर यहाँ पर कोई फंक्शन XYZ है तो इस सरफेस से इस सरफेस तक पहुँचने में डेल्टा Y और चेंज आया होगा, देखिए तो ये। तो फिर यहाँ पर फंक्शन क्या होगा? X तो वही होगा, Y की जो Y प्लस डेल्टा Y और Z। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, सो आउटवर्ड फ्लूइड from the face BCDG in 1 सेकेंड। तो आप इसे क्या लिखेंगे? F of X Y प्लस डेल्टा Y और Z।
मैंने आपको टेलर थ्योरम पढ़ाई थी और कहा भी था कि उसे ध्यान से सीखिए, ज़रूरत है उसकी। अब मैं सीधे यूज कर रहा हूँ। ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड प्लस डेल्टा वाई और डेल एफ अपॉन डेल वाई। हायर डिग्री टर्म नेगलेक्ट कर दिया, तो ये डेल है नीचे, थोड़ा साफ नहीं बना है, ये डेल ऐसे बनता है। इतना फ्लूइड बाहर निकला, इतना अंदर आया, तो नेट चेंज इन मास within the parallelopiped in 1 second along y axis। y axis में 8 सेकेंड में कितना चेंज आया? अरे भाई इतना आया था, इतना चले गया है, तो चेंज दिस माइनस दिस, तो f ऑफ एक्स वाई जेड प्लस डेल्टा वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई जेड, कितना बचेगा, डेल्टा वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई। तो आप इसे डेल्टा वाई डेल अपॉन डेल वाई एफ की जो क्या लिख सकते हैं? अब एफ आपके पास ये है क्या, रो वी टू डेल्टा एक्स डेल्टा जेड। तो वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स और जेड तो कांस्टेंट होंगे, ये बाहर आ जाएंगे। डेंसिटी मैंने कहा था कंप्रेसिबल फ्लूइड हो सकता है, और ये तो वेलोसिटी वाई एक्सिस के अलाउंग ही है, तो ये तो मतलब इसका फंक्शन होगा तो अंदर रहेगा। ये कंप्रेसिबल फ्लूइड है हो सकता है, तो डेंसिटी वेरी करेगी कंप्रेसिबल में, तो ये भी अंदर रहेगा, ये दोनों बाहर आ जाएंगे। तो ये कितना होगा, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड इंटू डेल अपॉन डेल वाई ऑफ रो वी टू। तो 8 सेकेंड में वाई एक्सिस के अलोंग इतना चेंज आया। तो भाई जब वाई एक्सिस में आपने निकाल लिया, तो ऐसे ही एक्स एक्सिस में भी सोचिए, फ्लूइड एक्स एक्सिस के अलोंग भी दो फेस होंगे, 8 से आएगा 8 से जाएगा। जेड एक्सिस के अलोंग भी सोचिए, तो फिर आप मास में चेंज एक्स एक्सिस के अलोंग करेंगे। देखिए ये सिमेट्री है बाहर, तो ये एक्स में भी यही रहेगा। यहाँ डेल अपॉन डेल वाई था, तो अब क्या होगा, डेल अपॉन डेल एक्स, और एक्स होगा तो वी टू ही जो वी वन आ जाएगा। ऐसे ही जेड एक्सिस के अलोंग यहाँ जेड आएगा, तो यहाँ वी थ्री आ जाएगा। हम उसको सिमिलरली लिख देते हैं। सिमिलरली चेंज इन मास within parallelopiped in 1 second along x-axis and z-axis are पहला डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड डेल अपॉन डेल एक्स रो वी वन एंड डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड डेल अपॉन डेल जेड ऑफ रो वी थ्री रिस्पेक्टिवली। तो हमने डिफरेंट एक्सिस में निकाल लिया। देखिए ये रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड मानने का ये फायदा हुआ कि आसानी से तीनों फेस में आ गए। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको ये समझना है बस। अगर ये समझ में आ गया है तो बाकी तो टेलर थ्योरम है। टेलर थ्योरम समझ में आनी बहुत ज़रूरी है। अगर वो आ गया है तो बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम क्या करेंगे, तीनों एक्सिस में हमें चेंज मालूम है, हम तीनों को ऐड कर देते हैं। So net change within parallelopiped in 1 second
तीनों को ऐड करेंगे तो डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड कॉमन आ जाएगा और क्या बचेगा, डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ रो v1, डेल अपॉन डेल वाई ऑफ रो v2 प्लस डेल अपॉन डेल जेड ऑफ रो v3। ये टोटल वॉल्यूम में है। अगर वॉल्यूम यूनिट हो और पर सेकेंड की जो है रेट ऑफ चेंज कर दें, रेट ऑफ चेंज का मतलब ही 1 यूनिट टाइम में है, हेंस चेंज इन मास ऑफ फ्लूइड, मास ऑफ फ्लूइड पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। तो यूनिट वॉल्यूम में अगर बात करो तो वॉल्यूम से डिवाइड करोगे ना, और वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो ये टर्म हट जाएगी क्योंकि वॉल्यूम है, अपॉन करोगे ना, वॉल्यूम कितना है, स्ट्रक्चर जो आपने शुरू में लिया है उसका, उससे डिवाइड कर दीजिए तो ये आ जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स रो v1 प्लस डेल अपॉन डेल वाई रो v2 डेल अपॉन डेल जेड ऑफ रो v3। क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा, आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड डॉट आई रो v1 जे रो v2 के रो v3, ऐसा लिखा जा सकता है। तो इसे आप लोग लिखते हैं डेल डॉट रो v, रो तो ट्रॉम, ये आपके पास डाइवर्जेंस से है। फ्लड में चेंज पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम जो है, यही डाइवर्जेंस है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप इसको डाइवर्जेंस ऑफ रो v ऐसा लिख सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कुछ कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं है, और अगर आप रो कांस्टेंट मान लेते हैं, इफ रो इज कांस्टेंट दैट इज फ्लूइड, अगर डेंसिटी कांस्टेंट हो जाएगी तो फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल हो जाएगा, दैट इज फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल तो उस समय सोचिए क्या होगा, अगर ये चीज जीरो आ जाएगी, उसका डिफरेंशिएशन रो कांस्टेंट है, तो डाइवर्जेंस ऑफ रो v उस समय क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। कब हो जाएगा ऐसा, जब आपके पास फ्लूइड कैसा है, इनकम्प्रेसिबल है, वो कंप्रेस नहीं किया जा सकता। ये जो मैंने निकाला है इसको कई लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी कहते हैं। फिर उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, रो बाहर लेके केवल डाइवर्जेंस ऑफ दिस इक्वल टू जीरो, दिस इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। आप लोग फ्लूइड डायनामिक्स पढ़ेंगे, एमएससी मैथमेटिक्स में आप फ्लूइड डायनामिक्स पढ़ें तब भी आपको यही एक्सप्रेशन लाना होता है लास्ट में। ये नोट्स आपके काम वहाँ भी आ सकते हैं वो चीज़ें। दूसरा, ये फ्लूइड के लिए नहीं, अगर आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करें, आप पैरेलल पाइप के अंदर एक चार्ज रख लीजिए Q, उससे फ्लक्स आउटवर्ड फ्लक्स निकालिए, आउटवर्ड फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम, वो भी डाइवर्जेंस ही देगा, वो डाइवर्स कर रहा है, बाहर को निकल रहा है, तब भी आप डाइवर्जेंस का एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें ऐसा होगा, अगर कभी किसी आपके पास वेक्टर फंक्शन है कोई और डाइवर्जेंस जीरो आ जाए, तो इसका मतलब जो f जो है उसको हम सोलेनोइडल कहेंगे। क्या कहेंगे, सोलेनोइडल। और उल्टा भी सही है, अगर सोलेनोइडल कहेंगे तो इसका मतलब उसका डाइवर्जेंस क्या आएगा, जीरो आएगा। अब आप खुद ही सोचिए, अगर कहीं पर चार्ज है ही नहीं, चार्ज नहीं है और आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, तो डाइवर्जेंस क्या आएगा, खुद ही सोचिए। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी
किसी एम्प्टी स्पेस में कैसे कितना आएगा, 0 आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कहीं पर अगर वहां पर इलेक्ट्रिक चार्ज है ही नहीं तो डाइवर्जेंस क्या आएगा, 0 आएगा। तो आप उस समय कह सकते हैं कि हाँ अच्छा ये सोलेनोइडल केस है। तो उम्मीद है आपको थ्योरेटिकल पोर्शन डाइवर्जेंस का समझ में आया होगा कि और सोलेनोइडल किसको कहते हैं ये भी। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स पर फोकस करते हैं। एक चीज़ और बच्चों को ये लगता है कि डाइवर्जेंस तो सीख ही लिया है तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम भी यहीं सीख लें। तो मैं उन्हें बता दूं कि नेक्स्ट चैप्टर में गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, उसके डिफरेंट एप्लीकेशंस, स्टोक्स थ्योरम और ये सारी चीज़ें नेक्स्ट चैप्टर में आएंगी। अभी हम ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल क्या होते हैं और क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, इस चैप्टर में हम अपने आप को यहीं तक सीमित रखेंगे। पहले क्वेश्चन के तौर पर मैंने बहुत आसान क्वेश्चन लिया है। डाइवर्जेंस ऑफ आर जो है, आर एक जनरल वेक्टर है तो हम आर को क्या ले लेंगे, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो डाइवर्जेंस आर कितना हो जाएगा, डेल डॉट आर। तो आई डेल अपॉन डेल एक्स, जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड डॉट एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो आई डॉट आई 1 होगा तो डेल एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल जेड अपॉन डेल जेड। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 3। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप ग्रेडियंट निकाल रहे थे तो स्केलर का निकाल रहे थे। ग्रेडियंट किस फंक्शन का निकालते हैं, जो स्केलर फंक्शन हो, और जो आउटपुट आता है, ये तो इनपुट है स्केलर फंक्शन, जो आउटपुट है वो क्या आता था, वेक्टर। यहाँ पर गौर करिए तो डाइवर्जेंस किसका निकालते हैं, वेक्टर का, वेक्टर फंक्शन, और जो आउटपुट आता है वो क्या आता है, स्केलर आता है। यहाँ आंसर जो डाइवर्जेंस जिसका भी होगा वो स्केलर क्वांटिटी आएगी। एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसे देखिएगा। डाइवर्जेंस ऑफ आर टू द पावर एन और उसके साथ सिंपल मल्टीप्लाई में वेक्टर आर। तो वेक्टर आर होने की वजह से ये ओवरऑल क्वांटिटी अब वेक्टर आर, अब वेक्टर क्वांटिटी है, उसका डाइवर्जेंस एन प्लस 3 टाइम्स आर टू द पावर एन। आसान क्वेश्चन है, हम कैसे करें देखिए। मैं इसमें एक मेथड बताने जा रहा हूँ, आप जरा उस पर ध्यान दीजिए। एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो जब आप केवल आर कहेंगे तो वो वेक्टर आर का मॉड होगा, तो वो कितना होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ से आर स्क्वायर कितना मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। प्लीज आप इस पर ध्यान दीजिएगा। एक्स वाई जेड इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं और उन पर आर डिपेंड कर रहे हैं। मैं यहाँ से डिफरेंशिएटिंग पार्शियली with respect to x, we get 2r del r upon del x। x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इन आपस में बाकी दो का क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से आपको del r अपॉन del x कितना मिल जाएगा, x अपॉन r। ये जो बता रहा हूँ ये बहुत सारे क्वेश्चंस में आगे यूज होता ही है, तो हम डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं। डेल आर अपॉन डेल एक्स एक्स अपॉन आर आ रहा है सिमेट्री से, सो तो डेल आर अपॉन डेल वाई निकालते तो कितना आता, वाई अपॉन आर, एंड डेल आर अपॉन डेल जेड निकालते तो जेड अपॉन आर, यह आता। ठीक है, इसे ऐसे ही रहने दीजिए। नाउ अब जो कैलकुलेट करना है उसे देखिए। डाइवर्जेंस ऑफ आर टू द पावर एन आर, तो आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड डॉट आर टू द पावर एन एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के।
डॉट लेंगे तो एक एक करके ये आ जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ आर टू द पावर एन इंटू एक्स, तो दूसरे में आर टू द पावर एन वाई, तो मैं सिग्मा लगा देता हूँ। जब एक ही जैसा आ रहा है तो क्यों लिखना है इतना ज़्यादा। मैं कैलकुलेशन छोटा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। सिग्मा ब्रैकेट, आप प्रोडक्ट रूल लगाइए, आर टू द पावर एन ऐसे ही, एक्स्ट्रा पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1, एक्स से ऐसे ही रखिए। आर टू द पावर एन का करिए तो एन आर टू द पावर एन माइनस 1, और आर का क्या होगा, डेल आर अपॉन डेल एक्स। तो डेल आर अपॉन डेल एक्स तो हमने पहले ही निकाला है, एक्स अपॉन आर, तो ये कितना हो जाएगा, सिग्मा आर टू द पावर एन प्लस एन एक्स आर टू द पावर एन माइनस 1 इंटू एक्स अपॉन आर। तो आर 8 पावर कम हो जाएगी, तो ये हो जाएगा सिग्मा आर टू द पावर एन प्लस एन एक्स स्क्वायर आर टू द पावर एन माइनस 2। तो फिर जैसे ये पहली टर्म को हमने सॉल्व किया, ऐसी बाकी दो करें और पूरा लिखेंगे। यही चीज़ सिग्मा हटा लीजिए, तो तीनों को कैसे लिखेंगे, पहला आर टू द पावर एन एन एक्स स्क्वायर आर टू द पावर एन माइनस 2, तो अगर पूरा लिखते दूसरी टर्म क्या आएगी, आर टू द पावर एन एन वाई स्क्वायर आर टू द पावर एन माइनस 2, तीसरी टर्म क्या आएगी, आर टू द पावर एन एन जेड स्क्वायर आर टू द पावर एन माइनस 2। ये सिग्मा लिखना जस्टिफाइड है, एग्जाम में इसमें आपको पूरे नंबर मिलेंगे, कहीं कुछ कटौती नहीं है। और ये भी आप पहली बार कर रहे हैं, मैंने पूरा लिखा, नहीं तो मैं डायरेक्ट यहाँ से लिखता कि भाई ये चीज़ 3 बार आ जाएगी सभी में। तो 3 आर टू द पावर एन प्लस एन आर टू द पावर एन माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। लेकिन ये तो फिर आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर ये आर टू द पावर एन माइनस 2, ऐड करिए कितना हो गया, एन आर टू द पावर एन, तो कितना मिला, 3 प्लस एन टाइम्स आर टू द पावर एन। ये आंसर है। ये बेहतर तरीका है कम कैलकुलेशन में, अगर आप इसको समझ पा रहे हैं तो। अगर नहीं समझ पा रहे हैं, मैं कई बार पहले भी कह चुका हूँ, तो प्लीज़ आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर पे मेरे पूछ सकते हैं कि ये कैसे किया गया है या कोई स्टेप कैसे हुआ इसमें। उम्मीद है आपको किस तरह से क्वेश्चन अटैम्प्ट किए जाएं समझ में आ रहा होगा। कुछ क्वेश्चंस आप खुद भी कोशिश करिएगा। यहाँ से एक चीज़ कुछ सवालों में आपको मिलेगा कि डेल डॉट डेल जो होगा वो डेल स्क्वायर हो जाएगा, और आप उसको डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर पढ़ेंगे। इसे हम लाप्लास ऑपरेटर कहते हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ों में से फ्यूचर में जो ऑपरेटर हैं डिफरेंट, आप जब आप सीखेंगे ऑपरेटर की, जब हम बात करते हैं तो देखिए हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं ऑपरेटर और उनसे रिलेटेड ऑपरेशंस। आपने प्राइमरी क्लास में पढ़ा होगा, तो आपके लिए जो प्लस का साइन था वो भी एक ऑपरेटर था जो एडिशन का कार्य कर रहा है। कुछ इनपुट है, कुछ आउटपुट है। आप ऐसे समझिए कि जैसे वॉशिंग मशीन होती है ना, कोई मशीन है, माना ऐसे ही जोड़ने वाली मशीन होती है, ऐड करने वाली, और उसमें हम इनपुट में 2 और 3 डालते हैं और आउटपुट में 5 निकलता। तो आप देख रहे होंगे, अच्छा इनपुट कुछ और है, आउटपुट कुछ और है, तो ऑपरेटर हुआ या नहीं। तो प्लस साइन एक ऑपरेटर है जो ऑपरेशन कौन सा करता है, एडिशन का, जोड़ने का। सब्ट्रैक्शन भी वही करेगा, इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। हमने प्राइमरी क्लासेज में 4 ऑपरेटर पढ़े थे। थोड़ा सा आगे आए तो हमने स्क्वायर रूट पढ़ा था 6th-7th लेवल पर। यह भी ऑपरेशन है, और अंडर रूट का जो साइन है वो ऑपरेटर है। आप एक मशीन सोचिए जिसमें स्क्वायर रूट निकलता है, आप 36 डालिए, आपको आउटपुट 6 मिलेगा, मतलब ये एक ऑपरेटर है। क्यूब रूट भी आपने पढ़ा होगा। उसके बाद
ट्रिग्नोमेट्रिकल आप जब पढ़ते हैं साइन क्रॉस, ये सब ऑपरेटर हैं। क्यों? क्योंकि आपने साइन वाली किसी मशीन में 30 डिग्री डाल दिया तो 1/2 आएगा आउटपुट, कुछ और आउटपुट आ रहा है, मतलब कुछ ऑपरेशन तो हो रहा है ना, कुछ प्रोसेसिंग हो रही है अंदर, तो ये ऑपरेशन है और जो ये काम करेगा वो ऑपरेटर है। लॉग टेबल आपने पढ़ी होगी, लॉग अपने आप में ऑपरेटर है। फिर आप क्लास 11th में आए होंगे तो आपने डिफरेंशियल ऑपरेटर पढ़ा होगा, डिफरेंशिएशन d/dx, वो भी एक ऑपरेटर है। इंटीग्रेशन भी ऑपरेटर है, जो साइन आप, ये ऑपरेशन है अपने आप में इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रल साइन ऑपरेटर है। मैट्रिक्स अपने आप में लीनियर ऑपरेटर है, पूरी लीनियर अलजेब्रा इससे भरी हुई है जो ऑपरेटर का काम करते हैं। तो आपने ये देखा कि अच्छा हमने तो बहुत सारे ऑपरेटर पढ़े हैं आज तक, तो ऐसे ही एक ये ऑपरेटर है जो एक कुछ डिफरेंट ऑपरेशन करता है और इसका जो यूज है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। इनके बारे में धीरे धीरे आगे सीखेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।